दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक नया किस्सा लेके आया हूँ। कॉमेडियन नाम है आई.एस. जौहर। पूरा नाम है इंद्रसेन जौहर। अरे वर्दी में पहननी पड़ती क्यों क्यों आई.एस. जौहर को शुरू से ही राजनीति से काफ़ी लगाव था। एक बार आई.एस. जौहर बेनज़ीर भुट्टो से हाथ मिलाया और बोल पड़े, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। दोस्तों पूरी कहानी क्या है शुरू से बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखेंगे तो बात समझ में आएगी। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन आज आई.एस. जौहर के बारे में, इंद्रसेन जौहर के बारे में कुछ विशेष बातें रखने जा रहा हूँ। आई.एस. जौहर ने एमए की पढ़ाई कर ली थी और एमए की पढ़ाई के बाद वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, मतलब एलएलबी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उनको अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने का बड़ा शौक था। दोस्त तो मनोरंजन के लिए फिल्में देखते थे, लेकिन आई.एस. जौहर साहब बड़े ध्यान से फिल्म देखते थे ताकि फिल्म के बारीकियों को समझा जा सके। आई.एस. जौहर को ऐसा लगता था कि वो भी फिल्म बना सकते हैं। मन में ये बात चल रही थी बराबर फिल्म के बारे में। तो आई.एस. जौहर ने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी थी। बस ऐसा ही चल रहा था और लॉ की पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी। लॉ की पढ़ाई भी पूरी हो गई, वो एलएलबी कर चुके थे। घर वालों ने उनकी शादी भी करवा दी। आई.एस. जौहर का घर दरअसल लाहौर में था। वहां दंगा हुआ और उनका घर पूरी तरह बर्बाद हो गया। घर बर्बाद होने की खबर आई.एस. जौहर ने अखबार में पढ़ी और फिर आई.एस. जौहर साहब अपने पत्नी को लेके दिल्ली चले आए। दिल्ली आने के बाद फिर दोबारा वो कभी अपने पुश्तैनी मकान में नहीं जा पाए, क्योंकि दंगा में मकान उनका पूरा टूट चुका था। दिल्ली में परिवार तो था, लेकिन क्या है, परिवार चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसे थे नहीं आई.एस. जौहर साहब के पास। तो वो जालंधर चले गए नौकरी की तलाश में। और जालंधर में जाने के बाद उनको एक फैक्ट्री में काम मिल गया था। फैक्ट्री में काम तो कर रहे थे, लेकिन जौहर साहब का मन फिल्मों की तरफ ही था, झुकाव फिल्मों की तरफ ही बना हुआ था। बस क्या था, फिल्म का मतलब ही फिल्मी जगत ही मुंबई में है तो उनका मन उधर ही था। तो फिर वो जालंधर से मुंबई चले आए अपने परिवार को लेके। और मुंबई में खर्चा चलाने के लिए एक ढाबे में उन्होंने नौकरी कर ली। ढाबे में नौकरी तो कर रहे थे, लेकिन मन जो है वो फिल्मों की तरफ ही था। जब भी कभी समय मिलता वो स्टूडियो, कभी इस स्टूडियो कभी उस स्टूडियो चक्कर लगाने लग गए। एक दिन क्या हुआ कि उनको एक डायरेक्टर मिल गए, रूप साहब नाम था, वो मिल गए और फिर जौहर साहब ने अपनी लाइफ की पूरी कहानी उनको सुना डाली। जौहर साहब की दुख भरी कहानी सुन के रूप साहब बहुत ही प्रभावित हुए और डायरेक्टर रूप ने कहा कि आपने ये भी कहा है कि आपने कई कहानियां लिखी हैं, तो उनमें से कोई एक कहानी सुनाओ बढ़िया सा। बस क्या था, जौहर साहब ने अपनी एक लिखी हुई खूब बढ़िया सी कहानी उनको सुना डाली। उनको तो मौका चाहिए था कहानी सुनाने का। रूप साहब ने जब कहानी सुना आई.एस. जौहर से, तो वो उनके कहानी को सुन के
बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने ये फैसला किया कि इसी कहानी पे एक फिल्म बनाई जाए। और डायरेक्टर रूप ने इस पे एक फिल्म भी बनाई। फिल्म का नाम था एक थी लड़की। फिल्म एक थी लड़की 1950 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म सुपर हिट रही क्योंकि कहानी बहुत अच्छी थी। तो अब क्या था, उसमें जौहर साहब ने काम भी किया था। आई.एस. जौहर को हिम्मत मिल गई कि चलो मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर सकता हूं। 1950 में जब ये फिल्म रिलीज हुई, आई.एस. जौहर को डायरेक्शन का भी काम मिल गया। वो साल था 1952 और फिल्म का नाम था श्रीमती जी। और ये फिल्म भी हिट रही। देखिए जौहर साहब की किस्मत, सबको ऐसी किस्मत नहीं मिलती। दोस्तों, बी.आर. चोपड़ा एक बहुत नामी धामी प्रोड्यूसर थे, अभी भी लोग जानते हैं। लेकिन उस वक्त क्या हो रहा था, बी.आर. चोपड़ा की सारी फिल्में फ्लॉप जा रही थी, कोई फिल्में इनकी अच्छी नहीं चली थी। बी.आर. चोपड़ा ने चूंकि फिल्में फ्लॉप जा रही थी तो उनका काम छोड़ने का मन बना लिया कि ना तो अब फिल्म बनाना है ना ही डायरेक्ट करना है। उसी वक्त आई.एस. जौहर साहब मिले और उन्होंने कहा मेरे पास एक स्टोरी है, आप सुन लो, क्या पता आपको पसंद आ जाए। आई.एस. जौहर ने जो कहानी लिखी थी वो बी.आर. चोपड़ा को सुनाई। बी.आर. चोपड़ा को पसंद आ गई बहुत। तो बी.आर. चोपड़ा ने सोचा चलो लास्ट एक ट्राई करता हूं, इस पे फिल्म बनाता हूं। तो बी.आर. चोपड़ा ने आई.एस. जौहर के कहानी पे, स्टोरी पे एक फिल्म बना डाली और 1953 में वो फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था अफसाना, जो सुपर हिट रही। बस बात क्या था, बी.आर. चोपड़ा की गाड़ी फिर से चल पड़ी, वो फिर से फिल्मी लाइन में आ गए। फिल्म अफसाना से बी.आर. चोपड़ा की डूबती नैया फिर पार लगने लग गई। बस फिर क्या बात था, 1954 में बी.आर. चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई और फिल्म का नाम था नास्तिक। सभी जानते हैं नास्तिक सुपर हिट रही। दोस्तों, नास्तिक फिल्म का एक गाना बहुत चला था, बहुत हिट हुआ था उस वक्त। गाने के बोल थे, देख तेरी इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। मैं ये गीत सुनाऊंगा आप लोगों को। ये गीत कवि प्रदीप जी ने लिखा था और बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने, क्या बात। मैं भी कोशिश करूंगा गा के सुनाने को आप लोगों को वीडियो के लास्ट में। नास्तिक फिल्म से आई.एस. जौहर का फिल्म लाइन में एक धाक सा बन गया था और पैर जम गया मुंबई में। बस क्या पूछना है, आई.एस. जौहर की गाड़ी चल पड़ी। एक नहीं, आई.एस. जौहर की कई फिल्में हिट रही, कई। और उन फिल्मों के नाम थे शर्त, बेवकूफ, नागिन, एक गांव की कहानी, शागिर्द, दुर्गेश नंदिनी और भी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने, आई.एस. जौहर ने काम भी किया और सारी फिल्में हिट रही उस वक्त। दोस्तों, आई.एस. जौहर बेसिकली बहुत ही वर्सटाइल एक्टर थे। कहानी लिखना, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में, या तो कॉमेडियन में, वो कॉमेडियन बनना नहीं चाहते थे, लेकिन जब भी कभी कोई फिल्में बनती थी उनमें आई.एस. जौहर अपना कॉमेडी का तड़का जरूर लगाते थे। चाहे वो फिल्म सीरियस भी हो तो भी कॉमेडी का तड़का होता था, जिस कारण वो कॉमेडियन में ही स्टैब्लिश हो गए। आप उनको हरफन मौला कह सकते हैं। आई.एस. जौहर वाज ए हरफन मौला एक्टर।
जैसे मैंने बताया, हर तरह का काम उन्होंने किया, लेकिन उनका नाम, उनकी पहचान एक कॉमेडियन के रूप में ही हुई। दोस्तों, आईएस जौहर कहते हैं, मैंने उनके बायोग्राफी में पढ़ा है कि उनका कहना था कि उनका एक हमशक्ल भाई भी था और उसके पीछे कई कहानियां भी हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगता है ये खुद की बनाई हुई एक कहानी थी आईएस जौहर की। साल 1965 1965 में एक फिल्म उन्होंने बनाई थी, आईएस जौहर ने प्रोड्यूस की थी। फिल्म का नाम था गोवा। और गोवा फिल्म में जो है काफ़ी सीरियस फिल्म थी, लेकिन उसमें भी आईएस जौहर ने अपना कॉमेडी का तड़का छोड़ा नहीं, लगा ही दिया। लेकिन गोवा टाइटल से उस वक्त कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। गोवा फिल्म के टाइटल को सेंसर बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया था। आईएस जौहर ने फिल्म का नाम बदल दिया और नया नाम रखा जौहर महमूद इन गोवा, क्योंकि इस फिल्म में महमूद साहब भी थे। फिल्म रिलीज हुई और सुपर हिट रही। जौहर लगाने से अगर फिल्में हिट होती है तो वो अपनी सारी फिल्मों में जौहर जरूर लगाते थे। दर्शकों के मन में ये बैठ गया था कि जौहर के नाम से जो भी फिल्म आएगी वो अच्छी होगी। इस तरह 60 के दशक में ये जौहर वाली सारी फिल्में हिट रही। ये भी बात है, आईएस जौहर को शुरू से मैंने बताया कि राजनीति में बहुत इंटरेस्ट था, तो फिल्मों में काम करने के अलावा वो राजनीति की तरफ भी ध्यान रखते थे। यहाँ तक कि अपनी फिल्मों में सरकार की भी आलोचना करते थे उस वक्त। फिर आया 70 का दशक और 70 के दशक में देव साहब की एक फिल्म आई जिसमें जौहर साहब ने तो कमाल ही कर दिया। 3 रोल किए उस फिल्म में। फिल्म का नाम आप लोग जानते ही हैं। फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम जॉनी है। जिस फिल्म में आईएस जौहर साहब ने काम किया था, बड़ा मस्त काम किया था। वो पहले राम, दूजे राम और तीजे राम, आप लोगों ने फिल्म देखा होगा, पता होगा आप लोगों को। बहुत ही कॉमेडी किया था उस फिल्म में, मजा आ गया। नहीं है, शायद असली है। क्या? ये जो ट्रिपल रोल था दर्शकों को बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। इस फिल्म के लिए आईएस जौहर को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो आईएस जौहर ने उसके ऊपर भी एक फिल्म बनाई थी, जय बांग्लादेश इसका नाम था। ये भारत पाक के मुद्दे थे 1971 में, वो समाप्त हो गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भारत आए थे और अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो को भी साथ ले आए थे। दिल्ली में जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो बेनजीर भुट्टो ने कहा कि एक बार मुंबई भी चलते हैं, और मुंबई में भी कई कलाकारों से मुलाकात की। उनमें से आईएस जौहर का भी नाम था। और आईएस जौहर जैसे मिले बेनजीर भुट्टो को, उन्होंने हाथ मिलाया और ये कह दी कि आप तो बहुत खूबसूरत हैं। आईएस जौहर ने यह भी कहा, आप क्या मेरी फिल्म में काम करेंगे? आईएस जौहर की बात सुनकर जहां एक तरफ भारतीय पदाधिकारी चौंक पड़े और पाकिस्तानी अधिकारी भी जुल्फिकार अली भुट्टो सारे चौंक गए, सारे अवाक रह गए आईएस जौहर साहब की बात सुन के। बेनजीर भुट्टो ये सोचती रही कि आखिर कहीं तो क्या करे, क्या जवाब दे आईएस जौहर को इस बात का। बेनजीर ने कहा, मैं जिंदगी में कुछ और करना चाहती हूँ, एक्टिंग नहीं करना चाहती हूँ। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जब देश में इमरजेंसी लगाया था तो आईएस जौहर ने
इमरजेंसी के दौरान जो जबरन नसबंदी पर चलाए गए प्रोग्राम के ऊपर एक फिल्म भी बना डाली, लेकिन रिलीजिंग के समय पे जब फिल्म रिलीज होने वाली थी उस वक्त इंदिरा सरकार ने उस पर बैन लगा दिया और रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन आईएस जौहर पीछे नहीं हटे। वो जगह जगह पे, चौक पे नुक्कड़ नाटक करने लगे और सरकार के खिलाफ नुक्कड़ नाटक किया। तो पता है दोस्तों क्या हुआ? इंदिरा सरकार ने नुक्कड़ नाटक पर भी बैन लगा दिया। सरकार को यह डर था कि पता नहीं कहां, कौन से जगह पे ये दोबारा नुक्कड़ नाटक कर दे, इसलिए बैन लगा दिया। यहां तक कि सरकार जो है वो आईएस जौहर से चिढ़ने भी लगी थी अंदर अंदर। आईएस जौहर ने सरकार की शराब नीति पर भी एक फिल्म बनाया था। फिल्म का नाम था 5 राइफल्स। इस फिल्म पर भी सरकार बैन लगाने को सोच रही थी। इस फिल्म में आईएस जौहर ने गजब का काम किया, कमाल का काम किया। दोस्तों फिर धीरे धीरे 80 का दशक आया। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर भी इंदिरा सरकार में शामिल हो गए थे, जैसे सुनील दत्त साहब, अमिताभ बच्चन साहब। ये कलाकार सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे काम करने लगे थे। उन दिनों आईएस जौहर को चाहने वाले कम थे और चिढ़ने वाले ज़्यादा। बॉलीवुड में धीरे धीरे कॉमेडियन की संख्या बढ़ती जा रही थी। असरानी साहब आ गए थे और भी बहुत सारे कॉमेडियन आ गए थे। तो अब जो है प्रोड्यूसर आईएस जौहर को थोड़ा कम शाइन करने लगे थे। फिल्म निर्माता भी अब आईएस जौहर को नज़रअंदाज करने लगे थे। एक बात रह गई थी आईएस जौहर साहब की शादी की। तो एक शादी तो उन्होंने, उनके माँ बाप ने करवाई थी और दूसरी उन्होंने खुद करी थी, और तीसरी कितनी, तीसरी नहीं और ज़्यादा, कितनी, 4 शादियाँ, 4 नहीं तो 5 शादियाँ। देखो जी, आईएस जौहर साहब ने 5 शादियाँ की थी, 5। खैर ये उनका अपना जाति मामला है, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। तो दोस्तों अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब 80 का दशक आया, जो निर्माता हैं वो और भी कॉमेडियन आ गए थे, उनको साइन करने लगे थे, और आईएस जौहर का क्रेज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था और वो बिल्कुल एक गुमनामी के अंधेरे में खो गए। कई लोग तो आईएस जौहर को पागल साबित करने पे तुले हुए थे और दरअसल बेसिकली ये सरकार की एक चाल थी। दोस्तों धीरे धीरे आईएस जौहर साहब बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी दूर चले गए और गुमनामी के अंधेरे में खो गए। गुमनामी की जिंदगी बिताते बिताते करीब बहुत दिन हो गया था। 10 मार्च 1984 1984 को आईएस जौहर साहब को तगड़ा हार्ट अटैक आया और वो हम लोगों से काफ़ी दूर चले गए, अलविदा कह गए। वैसे आईएस जौहर एक बहुत अच्छे इंसान थे और एक जीनियस आर्टिस्ट थे, जीनियस कॉमेडियन थे। दोस्तों तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि गीत रह रहा है। अभी मैं गीत भी सुनाऊंगा आप लोगों को। फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ आऊँगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। नमस्कार। गीत जरूर सुनिएगा, गीत बिना सुने नहीं जाइएगा। तो आइए गीत सुनते हैं। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा,
नाच रहा नर होकर नंगा, छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिया इनके भी धंधे, देख लिया इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मशान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट क्यों रोते प्यारे बापू के हैं प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। दोस्तों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ और फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ कोई अगले नई कहानी के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।